जिस किसी ने यह दृश्य देखा उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आत्मा हिल गई थी और इस सब के पीछे एक ही कारण था, माता पिता की एक सोच कि उनकी बेटी की शादी उनसे भी बड़े घर में हो ताकि वो खुशहाल रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के लिधौरा गांव के रहने वाले संजीव त्रिपाठी जी की यही सोच उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे जाती है। बात है 2019 की। उस समय संजीव जी की बेटी सोनाली की उम्र शादी के लिए हो चुकी थी और संजीव जी अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ रहे थे जिसके पास अच्छी नौकरी हो, जो उनकी बेटी को एक अच्छी लाइफ दे सके और एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हो। उसी समय उत्तर प्रदेश के झांसी शहर की पंचवटी शिव परिसर कॉलोनी में संदीप बुदोलिया के भी परिजन उसके लिए एक अच्छी, शांत और संस्कारी लड़की की तलाश कर रहे थे। संदीप एक पढ़ा लिखा नौजवान था और उसके परिवार के बाकी सदस्य भी समाज में काफी शिक्षित माने जाते थे। दिखने में वह एक अच्छे और संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद संदीप को जल्द ही एक अच्छी नौकरी मिल गई। वह एक जानी मानी मेडिकल कंपनी में बतौर एमआर के पद पर काम करने लगा और इस नौकरी से उसकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। यही वजह थी कि उसके माता पिता उसके लिए एक सर्वगुण संपन्न लड़की की तलाश कर रहे थे। इसी बीच संदीप की शादी का प्रस्ताव संजीव त्रिपाठी जी के पास पहुंचा। हर पिता की तरह संजीव जी ने भी अपनी लाडली के भविष्य के लिए लड़के के बारे में पूरी छानबीन की और उसका बैकग्राउंड भी पता किया। संदीप के काम, उसकी आदतें और उसके परिवार के बारे में सब कुछ अच्छी तरह कंफर्म करने के बाद वो अपनी बेटी सोनाली का हाथ संदीप बुदोलिया के हाथ में सौंपने के लिए तैयार हो गए। वहीं दूसरी तरफ संदीप का परिवार भी सोनाली और उसके व्यवहार के बारे में सारी जानकारी जुटा रहा था। जब दोनों ही परिवार अपनी अपनी पड़ताल पूरी कर लेते हैं और वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाकर इस शादी पर पक्की रजामंदी की मुहर लगती है। सोनाली के पिता संजीव त्रिपाठी पेशे से एक साधारण ड्राइवर थे। उन्होंने सोचा कि लड़का पढ़ा लिखा है और बड़ी मेडिकल कंपनी में एमआर के पद पे काम कर रहा और आगे चल के और भी बड़ी पोस्ट में हो जाएगा ही, तो उनकी लाडली हमेशा खुशी रहेगी और उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। दुनिया के हर पिता की तरह संजीव जी ने भी अपनी हैसियत से कहीं बढ़कर करने की ठानी। उन्होंने अपनी 7 बीघा जमीन बेच दी ताकि बेटी की शादी में कोई कसर न रह जाए। आखिर वो दिन आ ही गया। 27 फरवरी 2019 को दोनों की शादी बेहद धूमधाम से संपन्न हुई। संजीव जी ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। दहेज में 20 लाख रुपए का कैश, काफी वजनी सोने की चैन और घर गृहस्थी के तमाम ब्रांडेड सामान दिए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बेटी को एक ऐसे सुरक्षित और खुशहाल भविष्य दे दिया है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी के सिर्फ 4 दिन बाद ही इस रिश्ते की खौफनाक सच्चाई सामने आने वाली थी। सच ही कहा गया है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। सोनाली के पिता ने बताया कि संदीप और उसका परिवार, जिसमें उसकी माँ विनीता, के भाई कृष्ण कुमार और भाभी मनीषा शामिल थे, इन सब ने मिलकर सोनाली को ताने देना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शादी में 20 लाख रुपए कैश लेने के बाद भी संदीप का मन नहीं भरा। वह लगातार एक कार की डिमांड कर रहा था। इसी कार की चाहत में उसने शादी के शुरुआती दिनों से ही सोनाली को मानसिक और शारीरिक रूप से तंग करना शुरू कर दिया। संदीप की सोच यह थी कि जब सोनाली के माता पिता अपनी बेटी को परेशान देखेंगे तो वो टूट जाएंगे और उसकी मांग पूरी कर देंगे। लेकिन सोनाली एक अलग ही मिट्टी की बनी थी। वह अपने माता पिता को कुछ नहीं बताती और ससुराल का हर जुल्म खामोशी से सहती रहती है। उसे डर था कि अगर उसने यह बात अपने पिता को बताया तो जीते जी मर जाएंगे। अभी तो उन्होंने शादी के लिए अपनी 7 बीघा जमीन बेची थी। इस बात को बताने का मतलब था कि पिता को और कर्ज में डुबो देना। अपने पिता को कोई दुख दर्द ना हो, इसी सोच के साथ वह बेबस बेटी सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। कहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता से चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन माँ बाप की नज़रों से कुछ नहीं छुपता। सोनाली जब भी मायके फ़ोन करती तो चेहरे पर झूठी मुस्कान ले आती, लेकिन एक पिता का अपनी बेटी के साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। संजीव जी को उसकी सहमी हुई आवाज़ से भास हो गया उनकी लाडली किसी बड़ी मुसीबत में है। एक दिन संदीप जी जब बात कर रहे थे तो उनका सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी कसम देकर पूछा, बेटा सच सच बताओ क्या बात है।
पिता की कसम के आगे सोनाली टूट गई। उसने रोते हुए बताया कि ससुराल के लोग दहेज में कार मांग रहे हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं। यह सुनकर संजीव जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पास इतने पैसे कहाँ थे कि वो कार खरीद सके। अपनी जीवन भर की कमाई और वो 7 बीघा जमीन तो पहले ही शादी के नाम पे स्वाहा कर चुके थे। लेकिन एक लाचार पिता अपनी बेटी को तड़पता हुआ कैसे देख सकता था। उन्होंने भारी मन से कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करता हूँ। अपने पिता को इस तरह टूटते देख बेटी का कलेजा कांप उठा। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और बोली, नहीं पापा, आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। क्या पता कुछ दिनों बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, क्या पता उस दिनों में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सोनाली को कहाँ पता था कि वो जिन लोगों के बीच रह रही है उनके दिल में कोई भी इंसानियत नहीं बची है। साल 2020 के आसपास सोनाली को झांसी के एक नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। वह मां बनने वाली थी। बच्चे के आने की खबर से दोनों परिवारों में हलचल थी। हर कोई खुश था। खबर मिलते ही सोनाली के माता पिता भी टीकमगढ़ से झांसी के लिए रवाना हो गए। लेकिन किसे पता था कि अस्पताल का यह कमरा एक नई प्रताड़ना का गवाह बनने वाला है। जैसे ही बच्चे की किलकारी गूंजी और पता चला कि सोनाली ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, वैसे ही संदीप और उसके घर वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटी होने की बात सुनते ही संदीप और उसका परिवार सोनाली को अस्पताल के बिस्तर पर अकेला तड़पता हुआ छोड़कर चुपचाप घर चला गया। जब मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें भर आई। संजीव जी ने रोती हुई बेटी और अपनी नवजात नातिन को संभाला। जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके उन्होंने खुद अस्पताल में करीब 30 से 40 हजार रुपए का बिल भरा और एक गाड़ी बुक करके बेटी और अपनी नातिन को अपने साथ टीकमगढ़ ले गए। करीब 1.5 महीने तक सोनाली मायके में रही, जहां परिवार ने उसकी अच्छे से देखभाल की। लेकिन जुर्म की दास्तां अभी थमी नहीं थी। एक रात संदीप शराब के नशे में धुत होकर देर रात सोनाली के मायके पहुंचा और जबरन उसे साथ चलने को कहने लगा। सोनाली अभी शारीरिक रूप से ठीक नहीं थी, लेकिन समाज और पति की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। संजीव जी जानते थे कि ससुराल वाले उनकी बेटी का ख्याल नहीं रखेंगे। एक लाचार पिता अपनी बेटी के घर को उजड़ने से बचाने के लिए खामोश रहा और चुपचाप अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ भेज दिया। उन्हें लगा कि यदि आज वो मना करते हैं और नहीं भेजते तो ऐसा ना हो कि इसकी बेटी की ज़िंदगी में और भी दुख और भी समस्याएं आ जाएं। मायके से जाते समय सोनाली ने दिल में एक उम्मीद पाल रखी थी कि शायद इस नन्ही जान को देखकर संदीप का दिल पिघल जाए। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। उन लोगों को वंश बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए था, ना कि बेटी। उनकी घटिया सोच थी कि यह तो एक लड़की है, मायके से कार लेकर नहीं आई, ऊपर से बेटी पैदा कर दी। इसके बाद सोनाली पर जुल्मों का पहाड़ टूट पड़ा। संदीप अब उस पर बेरहमी से हाथ उठाने लगा और इस हैवानियत में उसका साथ देने के लिए घर के अन्य लोग भी उसे दिन रात प्रताड़ित करते। ससुराल नाम के उस नर्क में घर के सारे काम अकेले सोनाली को ही करने पड़ते थे। एक तरफ उसकी नन्ही सी जान पालने में भूखी प्यासी रोती रहती और दूसरी तरफ सोनाली आंसू बहाते हुए सबके लिए खाना बनाती, सबके जूठे बर्तन मांजती और पूरे घर की साफ सफाई करती। उस मासूम बच्ची की चीखती हुई आवाज़ से उस घर के दीवारों को तो शायद फर्क पड़ता होगा, लेकिन उस परिवार के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोनाली जब बेटी को रोता देखकर चुप कराने जाती तो उसे कहा जाता, पहले घर का काम कर लो, फिर बेटी को देख लेना। बेटी पैदा की है, लाखों रुपए इसके पीछे खर्च करना पड़ेगा, खुद तो मायके से कुछ लेकर नहीं आई। जुल्म और हैवानियत का सिलसिला यही नहीं थमा। एक दिन सोनाली पूरे परिवार के लिए चाय बनाकर लाई। चाय में शायद कुछ कमी रह गई थी। बस इसी बात पर उन लोगों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने खौलती हुई गर्म चाय सोनाली के ऊपर फेंक दी। वह दर्द से छटपटा उठी, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। इसके बाद साल 2022 में जो हुआ वह किसी भी इंसान की रूह कपा देने के लिए काफ़ी है। एक शाम सोनाली रसोई में तवे पर रोटियां सेक रही थी, तभी संदीप वहां पहुंचा। किसी बात पर विवाद शुरू हो गया और गुस्से में अंधा होकर संदीप सोनाली का हाथ पकड़कर उस तपते हुए लाल तवे पर रख देता है। सोनाली चीखती रहती है
हाथ छोड़ने की भीख मांगती रही, लेकिन संदीप ने बेरहमी से उसका हाथ उसी जलते तवे पर दबाए रखा। जब इतने में भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने सोनाली के पेट पर लातों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सोनाली की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके पिता संजीव जी बताते हैं कि उनकी बेटी पूरे 8 दिनों तक झांसी के राम राजा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। जब सोनाली थोड़ी ठीक हुई तो संजीव जी के सब्र का बांध टूट गया। वो अब अपनी बेटी को उस नर्क में एक भी पल नहीं छोड़ सकते थे। वो सोनाली और अपनी मासूम नातिन को लेकर वापस अपने घर टीकमगढ़ आ गए। मायके आने के बाद सोनाली और उसके परिवार ने तय किया कि वे इस जुल्म के खिलाफ अब आवाज उठाएंगे। उन्होंने थाने जाकर संदीप और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। यह कानूनी लड़ाई अब झांसी की अदालत में पहुंच चुकी थी। कोर्ट का ट्रायल शुरू हुआ। तारीख पर तारीख पड़ती रही और दोनों ही परिवार कोर्ट के चक्कर काटते रहे। देखते ही देखते 2 साल का वक्त गुजर गया और साल 2024 आ गया। अब यह केस अपने अंतिम चरण में था और संदीप को साफ दिखने लगा था कि वह जेल जाएगा, उसकी अच्छी खासी नौकरी भी छूट जाएगी और समाज में हर जगह उसकी थू-थू होगी। जेल जाने के डर से संदीप ने अदालत परिसर में ही एक दिन नाटक रचा। वह सोनाली के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उसके सामने हाथ जोड़ लिए और अपनी मासूम बेटी की कसम खाने लगा कि वह अब बदल चुका है और उसे कभी परेशान नहीं करेगा। सोनाली आखिरकार एक माँ और एक पत्नी थी। संदीप के इस दिखावे को उसने सच मान लिया। उसे और उसके परिवार को लगा कि शायद संदीप को सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसी भरोसे के चलते सोनाली ने कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया। उसने एक बार फिर उस व्यक्ति पर भरोसा किया जो अंदर ही अंदर कुछ और ही साजिश रच रहा था। पूरे 2 साल तक सोनाली अपनी मासूम बेटी के साथ मायके में रही थी। केस वापस लेने के बाद संदीप ने बड़े प्यार से कहा कि अब बहुत हो गया, घर चलो, अब हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे। लेकिन सोनाली के पिता संजीव जी का मन अंदर से घबरा रहा था। वो अभी भी थोड़ा झिझक रहे थे। उनके मन में सवाल था कि जो झगड़ा इतना लंबे समय तक चला वो अचानक कैसे ठीक हो सकता है। वो चाहते थे कि सोनाली कुछ महीने और मायके में ही रुके। अभी उसका वापस जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी बीच में आता है हमारा यह समाज के लोगों के दबाव में आकर संजीव जी को झुकना पड़ा। हर तरफ से एक ही बात कही जा रही थी, आखिर कितने दिन बेटी मायके में बैठेगी और लोग बातें बनाएंगे। इस समाज के डर से संजीव जी ने बेहद भारी मन से अपनी लाडली को वापस विदा कर दिया। उन्हें क्या मालूम था कि समाज की परवाह के लिए किया गया यह फैसला उनकी बेटी के लिए काल बन जाएगा। यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा खौफनाक मोड़ लिया जिसकी कल्पना शायद सोनाली ने अपने में भी नहीं की थी। अगले 6 महीने में संदीप के उस घर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तारीख थी 14 फरवरी 2025। इस दिन सोनाली के मामा के बेटे की शादी थी। मामा का परिवार भी झांसी जिले में ही रहता था। शादी का बुलावा सोनाली और उसके पूरे ससुराल पक्ष को भी भेजा गया था, लेकिन संदीप ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि वह शादी में नहीं जाएगा। उसने सोनाली को कहा कि वह अकेली चली जाए। शादी की खुशी और अपनों से मिलने की चाहत में सोनाली 2 दिन पहले ही यानी 12 फरवरी 2025 को ही अपनी 5 साल की बेटी दर्शिता को लेकर अपने मामा के घर चली गई। ससुराल से उसके मामा का घर करीब 68 किलोमीटर दूर था। जाहिर से बात थी कि शादी में सोनाली के माता पिता और मायके के बाकी लोग भी आए हुए थे। लंबे समय बाद अपने परिवार से मिलकर सोनाली बेहद खुश थी। वह कुछ पल के लिए अपने सारे दर्द भूलकर इस शादी में खुलकर जीना चाहती थी। 14 फरवरी को शादी की रस्में बड़े धूमधाम से पूरी हुई और अच्छे से शादी हो गई। और फिर दिन आता है 16 फरवरी। 16 फरवरी की दोपहर अचानक सोनाली के फ़ोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर संदीप का नाम था। फ़ोन उठाते ही संदीप ने रूखे और सख्त लहजे में कहा, मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। तुम इसी वक्त दर्शिता को लेकर वापस घर आ जाओ। पति की यह अचानक आई जिद सुनकर सोनाली का दिल किसी न होने की आशंका से कांप उठा। उसने तुरंत अपने माता पिता को बताया कि संदीप उसे तुरंत वापस घर बुला रहा। सोनाली का मन गवाही नहीं दे रहा था। उसकी वापस जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके परिवार ने सोचा कि अगर वह तुरंत नहीं गई तो कहीं संदीप फिर से नाराज न हो जाए
और इतने महीनों बाद जो रिश्ता संभला है फिर से न टूट जाए। इसी डर से उन्होंने सोनाली को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। भारी मन से 16 फरवरी की शाम होते होते सोनाली अपनी बेटी दर्शिता को लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। रात को खाना खाने के बाद सब कुछ शांत था। हर कोई अपने अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन उस रात की खामोशी के पीछे एक भयानक तूफान छिपा था। उस रात सोनाली अपनी बेटी के साथ एक अलग कमरे में सो रही थी और संदीप दूसरे कमरे में सो रहा था। अगले दिन यानी 17 फरवरी 2025 आमतौर पर सोनाली रोज सुबह संदीप से पहले जग जाती थी और घर के कामों में जुट जाती थी, जैसे नाश्ता तैयार करना, टिफिन बनाना और घर की साफ सफाई करना। लेकिन उस सुबह देर तक रसोई से कोई आवाज़ नहीं आई। सुबह जब पति संदीप की नींद खुली तो वह अपने कमरे से बाहर आया। उसने देखा कि सोनाली के कमरे का दरवाज़ा अभी भी बंद है। संदीप ने दरवाज़ा खटखटाया और सोनाली को आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने कई बार कोशिश की पर कमरा अंदर से पूरी तरह बंद था। संदीप को कुछ अनहोनी की आशंका हुई और वह घबरा गया। इसके बाद उसने जबरदस्ती कमरे के अंदर जाने का फैसला किया। वह पूरे जोर से दरवाजे को धक्का देने लगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार दरवाज़ा टूट गया और जैसे ही संदीप कमरे के अंदर दाखिल हुआ उसके होश उड़ गए। सामने बेड पर उसकी बेटी दर्शिता सहमी बैठी हुई थी और ठीक उसी के सामने सोनाली का शव पंखे से लटका हुआ था। यह देखते ही संदीप ने फौरन अपनी माँ और भाई को आवाज़ दी। घर में चीख पुकार मच गया और उन्होंने आनन फानन में सोनाली के शव को पंखे से नीचे उतारा और बिना पुलिस को सूचना दिए संदीप और उसका परिवार सोनाली को लेकर झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ में 5 साल की मासूम दर्शिता भी थी। सुबह करीब 5:15 बजे संदीप ने सोनाली के मायके फ़ोन लगाया। संदीप जी ने जैसे ही फ़ोन उठाया, संदीप ने बेहद शांत लहजे में कहा कि आपकी बेटी ने आकर अनर्थ कर दिया है। यह सुनते ही संदीप जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा परिवार बदहवास हो गया और बिना एक ही पल गवाए तुरंत टीकमगढ़ से झांसी के लिए रवाना हो गए और करीब 100 किलोमीटर की यह दूरी उन्होंने रोते बिलखते हुए तय की। सुबह 10 बजे के आसपास मायके वाले मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां संदीप उन्हें सांत्वना देने का नाटक करने लगा और अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, कल रात को मेरा सोनाली से थोड़ा झगड़ा हो गया था। शायद मैं उसे शादी से वापस बुला लिया था, इसलिए वो नाराज़ थी और गुस्से में आकर उसने यह कदम उठा लिया। मैं तो खुद दरवाज़ा तोड़कर उसे बचाने की कोशिश की थी। मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप चाहें तो देख लें। कमरे में सोनाली और बेटी के अलावा कोई नहीं था। लेकिन संजीव जी को दामाद की इस झूठी कहानी पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। अस्पताल परिसर में ही दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। माहौल बिगड़ता देख संजीव जी ने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को अपने कंट्रोल में लिया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। एक तरफ सोनाली के मायके वालों के बयान दर्ज किए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस की एक स्पेशल टीम संदीप के घर पहुंची। वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरों में पुलिस ने 16 फरवरी की शाम के बाद की फुटेज को खंगालना शुरू किया, ताकि उस रात की कड़वी हकीकत सामने आ सके। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी जांच के दौरान उन्हें एक ऐसा सबूत मिला जिसने इस केस की दिशा को पलटकर रख दिया। शुरुआत में जब सोनाली के परिजन अस्पताल पहुंचे तो मासूम दर्शिता अपने पिता संदीप के पास खड़ी थी। अपने रोते बिलखते नाना नानी को देखकर उस बच्ची का दिल भर आया और उसने दौड़कर उनके पास जाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां मौजूद ससुराल वालों ने उस नन्ही जान को जबरन रोक लिया। दर्शिता रोते हुए कुछ बोलना चाह रही थी, कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन तभी बेरहमी से उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराने की कोशिश की गई। सोनाली के कजन भाई की नज़र जब अपनी भांजी पर पड़ी तो तुरंत आगे बढ़े और ससुराल वालों के चंगुल से दर्शिता को छुड़ाकर उसकी नानी के पास ले आए। जैसे ही दर्शिता मायके वालों के हाथ लगी, वैसे ही अस्पताल परिसर में एक अजीब सी हलचल हुई। संदीप और उसकी माँ और उसका बड़ा भाई ये सब वहाँ से अचानक गायब हो गए
अपने दामाद और उसके परिवार को इस तरह भागते देख सोनाली के पिता संजीव जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अस्पताल में धरना दे दिया। उनका कहना था कि जब तक पुलिस इन हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती, वो ना तो बेटी का पोस्टमार्टम होने देंगे और ना ही अंतिम संस्कार करेंगे। आखिरकार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवार का ढांढस बढ़ाया और सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए राजी किया। डॉक्टर्स की टीम को सोनाली के शरीर पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 गंभीर चोटों के निशान मिले। फॉरेंसिक भाषा में कहे तो ये सभी एंटीमार्टम इंजरी थी, यानी ये जख्म सोनाली को तब दिए गए थे जब वो जिंदा थी। इन चोटों के बाद गले पर कसी गई वो रस्सी आई जो उसकी आखिरी सांस का कारण बनी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ गवाही दे रही थी उसने गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। सोनाली की बेटी दर्शिता को बचपन से ही आड़ी तिरछी लकीरें खींचना और ड्राइंग बनाने का बहुत शौक था। वह जब भी घर पर कुछ बनाती तो खुशी से झूमते हुए अपने पिता अपने दादी को दिखाने भागती। यहाँ तक कि दूर बैठे अपने नाना नानी को भी व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल के जरिए बड़े प्यार से अपनी कला दिखाती थी। अस्पताल के उस भारी माहौल में दर्शिता अपनी माँ को याद करके बार बार रो न पड़े, इसी सोच के साथ परिजनों ने उसका मन बहलाने के लिए उसके हाथ में एक पेन और एक सादा कागज थमा दिया। उन्हें लगा कि बच्ची खेल में लग जाएगी तो उसे चुप कराना आसान होगा, लेकिन किसे पता था कि उस मासूम का यह खेल इस अंधेरे केस की सबसे कड़वी सच्चाई को उजागर करने वाला है। मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के बाड़ के बाहर एक सूनी बेंच पर वो 5 साल की बच्ची बैठी थी। आसपास पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, कुछ मीडिया कर्मी और रोते बिलखते परिजन मौजूद थे। तभी दर्शिता ने कैमरे के सामने उस कागज पर कुछ उकेरना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसने एक महिला का टेढ़ा मेढ़ा चित्र बनाया जिसके हाथ, पैर और सिर सब थे। पास खड़े लोगों ने पूछा, बेटा यह किसका चित्र है? दर्शिता ने अपनी मासूम आवाज में कहा, मम्मा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। दर्शिता ने तुरंत उस महिला के चित्र के ठीक बगल में एक और चित्र बनाया जो हूबहू एक हाथ जैसे दिख रहा था और वो हाथ महिला के गले के पास था। वहां खड़े पुलिस अफसरों और पुलिस कर्मियों का माथा ठनका। उन्होंने बेहद धीमे से पूछा, बेटा मम्मा के गले के पास किसका हाथ है? दर्शिता ने बिना झिझक के कहा, यह पापा का हाथ है। नादानी में एक 5 साल की मासूम बच्ची ने दुनिया के सामने अपनी माँ की मौत का लाइव स्केच बना दिया। इस रोकटे खड़े कर देने वाले खुलासे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पिता संजीव जी की शिकायत पर शहर कोतवाली में मुख्य आरोपी पति संदीप, सास विनीता, जेठ कृष्ण कुमार और जेठानी मनीषा सहित 4 लोगों को नामजद किया गया। इसके अलावा 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। पुलिस ने बीएनएस की सेक्शन 80 सब सेक्शन 2 यानी दहेज मृत्यु, सेक्शन 85 यानी क्रूरता और डीपी एक्ट की सेक्शन 3 और 4 के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया। अस्पताल से फरार हुए इन 4 नामजद आरोपियों को दबोचने के लिए पुलिस ने एक एक करके अपनी टीमें रवाना कर दी। पोस्टमार्टम के बाद सोनाली के घर वाले उसके पार्थिव शरीर को लेकर बड़ा गांव के पास स्थित मुक्तिधाम पहुंचे। वहां अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही थी। इसी बीच संदीप के परिवार और ससुराल पक्ष के कुछ लोग वहां पहुंचे, लेकिन गुस्से से भरे सोनाली के परिजनों ने उन्हें डांट कर वहां से भगा दिया। अब शमशान घाट पर यह दर्दनाक सवाल था, मुखाग्नि कौन देगा? उसका कोई बेटा नहीं था और पति सलाखों के पीछे जाने की तैयारी में था। तब तय हुआ कि सोनाली की आखिरी विदाई की रस्में वही 5 साल की मासूम बेटी दर्शिता निभाएगी। शमशान घाट पर मौजूद परिजनों ने उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में उठाया। पंडित जी जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे, परिजन दर्शिता के छोटे छोटे हाथों से अंतिम संस्कार की रीत रिवाज पूरे करवा रहे थे। आखिरकार उसी मासूम बेटी के हाथों से सोनाली की चिता को मुखाग्नि दिलाई गई। दर्शिता अभी इतनी नादान थी, उसे शायद दूर दूर तक अंदाजा नहीं था उसके आसपास क्या हो रहा है, जिसे अंतिम संस्कार या मौत जैसे भारी शब्दों का मतलब तक नहीं पता था। जो अभी ठीक से बोल नहीं पाती थी, वह अपनी माँ को हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन होते देख रही थी। मुक्तिधाम में धधकती हुई उस चिता और उस बेबस बच्ची की मासूमियत देखकर खड़े वहाँ हर शख्स के सब्र का बाँध टूट गया। वहाँ मौजूद हर इंसान की आंखों में
लगातार आंसू बह रहे थे कि इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची को जिंदगी का सबसे भयानक और दर्दनाक मंजर देखना पड़ रहा है। पुलिस ने फरार चल रहे संदीप को धर दबोचा और जब लॉकअप में ले जाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उस खौफनाक रात की वो कड़वी सच्चाई सामने आई जिसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। 12 फरवरी 2025 को सोनाली अपने भाई की शादी में गई थी, जहां संदीप अपने खराब रिश्तों की वजह से नहीं गया, लेकिन 16 फरवरी को उसने साजिश के तहत सोनाली को वापस बुलाया और शाम करीब 6 बजे सोनाली उस नरक में वापस लौट आई। रात को खाना खाने के बाद बंद कमरे में दोनों के बीच फिर से विवाद शुरू हुआ। पास ही बेड पर सो रही 5 साल की दर्शिता की नींद अचानक चीख पुकार सुनकर खुल गई। उसने देखा कि उसके पिता उसकी मां पर बेरहमी से हाथ उठा रहे थे और मां अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। तभी संदीप ने पीछे से एक डंडा उठाया और पूरी ताकत से सोनाली के सिर पर दे मारा। सिर पर गहरी चोट लगते ही सोनाली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और वह गहरी बेहोशी में चली गई। लेकिन संदीप को लगा कि उसका काम तमाम हो चुका है। अपनी सहबानियत को छुपाने के लिए संदीप ने एक शातिर चाल चली। वह तुरंत एक रस्सी लेकर आया और बेहोश सोनाली को पंखे से लटका दिया ताकि दुनिया को यह एक लगे। उसने अपनी ही बेटी पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि 5 साल की मासूम नादान है, छोटी है, क्या ही समझ पाएगी और क्या ही बोलेगी। लेकिन संदीप भूल गया था कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कुछ न कुछ सुराग छोड़ ही देता है। भोर होते ही संदीप ने सुबह उठकर दरवाज़ा खटखटाने और घबराने का पूरा ड्रामा रचा। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों को उसने जानबूझकर ऑन रखा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर कैमरे बंद किए तो सीधे शक उसी पर जाएगा। इसलिए उसने कैमरों के सामने अपनी एक्टिंग से पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। यह मामला झांसी की अदालत में पहुंचा। संदीप ने सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इस केस की सबसे बड़ी लड़ाई अदालत में पहुंच चुकी थी। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या संदीप को जमानत मिलेगी या फिर उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। उधर संदीप की मां विनीता को अदालत से पहले ही जमानत मिल चुकी थी और वह जेल से बाहर आ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ परिवार के बाकी आरोपियों को पुख्ता सबूत के अभाव में अदालत ने कृष्ण कुमार और मनीषा को दोष मुक्त कर दिया और उन दोनों लोगों का इस केस में कोई हाथ नहीं पाया गया। वो लोग बाइज्जत बरी हो गए। वहीं मुख्य आरोपी संदीप के खिलाफ मुकदमा जारी है। अब कानून और इंसाफ की हर एक नज़र सिर्फ और सिर्फ मुख्य आरोपी संदीप की जमानत पर टिकी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। संदीप के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि संदीप बिल्कुल बेकसूर है, उसे पुलिस ने झूठा फंसाया है। घटना के वक्त कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और संदीप ने उसे जबरदस्ती धक्का देकर खोला था, जो घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी साफ दिख रहा है। संदीप के पक्ष के वकील ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए, लेकिन सरकारी और सोनाली के पक्ष के वकील ने इन दलीलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उन्होंने कोर्ट के सामने संदीप का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। उन्होंने दलील दी कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है। इस शख्स पर पहले भी दहेज उत्पीड़न और क्रूरता का केस दर्ज हो चुका है, जो पूरे 2 साल तक कोर्ट में चला। यह लगातार दहेज के लिए सोनाली को प्रताड़ित करता था, यहाँ तक कि एक बार पुलिस भी इन दोनों की काउंसलिंग तक कर चुकी थी। पुराना रिकॉर्ड साफ गवाही दे रहा है कि संदीप किस हद तक हिंसक है। माननीय हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को बेहद गंभीरता से सुना। अतीत के आपराधिक रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम में मिली 9 गंभीर चोटें और 5 साल की मासूम बच्ची की ड्राइंग, इन सब ने संदीप के वकीलों के हर झूठे दावे को ध्वस्त कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अगस्त 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संदीप की जमानत याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इस पूरे केस का मौजूदा और लेटेस्ट अपडेट यही है। मुख्य आरोपी संदीप आज भी जेल की काल कोठरी में बंद है और अपने किए की सजा भुगत रहा, लेकिन सोनाली का परिवार आज भी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने और संदीप को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अगर सच में हत्या थी तो एक मासूम बेटी ने अपनी मां को खोया, और अगर नहीं तो भी यह मामला उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो दहेज और घरेलू हिंसा के बीच चुपचाप जीती रहती हैं।
एक मासूम बच्ची की नादान ड्राइंग ने जो सच दुनिया के सामने ला दिया। उसने साबित कर दिया कि कातिल चाहे कितना भी सातिर क्यों ना हो, वो कानून की नज़रों से बच नहीं सकता। सोनाली की आत्मा को सच्ची शांति तभी मिलेगी जब उसकी मौत के जिम्मेदार को कोर्ट से कड़ी सजा मिले। दोस्तों, इस दुखद कहानी को यही खत्म करते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? मासूम दर्शिता की उस ड्राइंग के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और सोनाली की आत्मा के शांति के लिए कमेंट्स बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। अगर आपको यह सच्ची घटना पर आधारित वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।